जैसा कि आप जानते हैं, हमें 4 अगस्त के लगभग तक टिल 4 अगस्त और 3 अगस्त वी शुड प्रोवाइड taxation law syllabus lectures. In this audio lecture we discuss about SSC करदाता। करदाता को बोलते हैं SSC। हमने 5 तरह के किरदारों को पढ़ाने की आपको बात की थी। कर, करदाता, लाभांश। तो हमने अभी दूसरा पॉइंट उठाया, करदाता। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 के हिसाब से SSC ऐसे व्यक्ति हैं जिसके द्वारा कोई कर या धन के रूप में कोई अन्य धनराशि इस एक्ट के अंतर्गत दी है। किसी अन्य धनराशि के अंतर्गत जुर्माना, अर्थदंड और ब्याज सम्मिलित है। SSC की इस परिभाषा के अनुसार SSC ऐसे पर्सन्स हैं जो इस एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंतर्गत टैक्स देने के लिए दायित्वाधीन है। किसी अन्य धनराशि, जुर्माना, ब्याज, अर्थदंड इसका भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन है, जिसकी आय के निर्धारण के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। या तो ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उस व्यक्ति को स्वयं की या अन्य की हानि जो कि उसके द्वारा हुई हो निर्धारित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो। ये सारे के सारे SSC कहे जाते हैं। करदाता को जो इंग्लिश में SSC कहते हैं, ASSESSEE, जिसे इस एक्ट के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो या जिसे चूक में करदाता मान लिया गया हो गलती से भी, तो वो सारे, यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में SSC मान लिया जाए तो उसे माना हुआ करदाता कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना टैक्स चुकाए मर जाता है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को न भुगतान की गई आय के संबंध में SSC माना जाता है। इसी के अंतर्गत टैक्सेशन लॉ के हमने जो फर्स्ट पॉइंट उठाया था, 2 पॉइंट कंप्लीट किए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है पर्सन्स क्या होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 31 में पर्सन शब्द को परिभाषित करते हैं कि पर्सन शब्द से ऐसे पर्सन से विपरीत है जो कि कर की अदायगी के लिए दायित्वाधीन है। कर निर्धारण योग्य इकाइयों के रूप में व्यक्ति की निम्नलिखित 7 तरह की श्रेणी का वर्णन करते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स क्या हैं। इंडिविजुअल्स ऐसे प्राकृतिक व्यक्ति हैं जो कि व्यक्ति विशेष में अवयस्क, पागल व्यक्ति, लेकिन भविष्य में जन्म लेने वाले शिशु को इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली SSC की जो परिभाषा में है, जॉइंट हिंदू फैमिली का, एक जॉइंट हिंदू फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें सभी व्यक्ति शामिल है, एक समान पूर्वज की वंश परंपरा के अंतर्गत हैं और उनमें उनकी पत्नियां जो हैं, उनकी अविवाहित पुत्रियां, ये सभी शामिल हैं। इनकम टैक्स के प्रयोजन के लिए हिंदू जॉइंट फैमिली एक पृथक इकाई के रूप में माना जाता है। इनकम टैक्स के प्रयोजन के लिए अविभाजित हिंदू परिवार का प्रतिनिधित्व उसके कर्ता के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास पर्सन्स में आता है, कंपनी क्या है। कोई भी इंडियन कंपनी भारत के बाहर हमारे देश में लिमिटेड कंपनी जिस पर निर्धारण किया गया हो कोई ऐसी संस्था, निकाय या कोई सोसाइटी, कोई भारतीय विदेशी संस्था, कोई निकाय, सोसाइटी जो लिमिटेड हो या ना हो, जिसकी बोर्ड के द्वारा साधारण या विशेष आदेश के द्वारा समवाय के रूप में घोषित किया गया है। भागीदार या कोई फर्म की बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होगी वो डिफ़ाइन करेगी एक पर्सन को। देखिए, इनकम टैक्स का जो लैंग्वेज है उसमें पर्सन्स के सारे डिफ़ाइन किए गए हैं। चौथा डेफिनेशन हम की
इनकम टैक्स के एम के लिए फर्म अपने भागीदारों के लिए क्लियरली अलग मानी जाती है। इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस बच्चा साहब 75 ITR 528 ये केस था। और पांचवा जो हमारे पास है पर्सन्स की परिभाषा कि पर्सन्स की इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिक पर्सन्स का ऑर्गेनाइजेशन निकाय, चाहे कोई भी लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। छठा जो प्रकार है हमारे पर्सन्स का वो है स्थानीय स्वायत्त संस्था, जो कि नगर, महापालिका, जिला बोर्ड, सरकार द्वारा नगर स्थानीय निधि के प्रबंध नियंत्रण के लिए अधिकृत किया गया हो, तो ऐसे ये पर्सन्स की कैटेगरी में आएंगे। और उसके बाद कृत्रिम विधि समस्त व्यक्ति, किसी भी और किसी के भी अंतर्गत न आने वाले कृत्रिम विधि समस्त व्यक्ति जिन्हें लॉ के द्वारा अधिकार और कर्तव्यों का केंद्र माना जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मंदिर की भूमि हो, धर्मशाला हो, मूर्ति हो, ये सभी जो है कृत्रिम विधि समस्त व्यक्ति, मतलब ऑल पर्सन्स में आर्टिफिशियल लॉ एंड ऑल पर्सन्स में आते हैं। ये पर्सन्स की डेफिनेशन में मंदिर है, भूमि है, धर्मशाला है, मंदिर की भूमि, धर्मशाला, मूर्ति। इसमें हमारा जो केस आएगा ऑफिशियल ट्रस्टीज़ ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1974, 93 ITR 348 सुप्रीम कोर्ट। मीरा एड कंपनी वर्सेस CIT AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 1973 के केस में अभी निर्धारित किया गया है कि व्यक्तियों और गैर व्यक्तियों के संगठन को भी टैक्स निर्धारण की यूनिट माना जा सकेगा, चाहे उसका लिमिटेशन हुआ हो या ना हुआ हो, लिमिटेड हुआ हो चाहे वो ना हुआ हो। तो इस तरह से हमने पर्सन्स को भी पढ़ लिया। इसके बाद हम डिविडेंड को पढ़ते हैं। व्हाट यू मीन बाय डिविडेंड, ये क्लैरिफिकेशन हमें करना होगा। टैक्सेशन लॉ जब हम पढ़ रहे हो तो ये सारे पांचों पॉइंट को हम डीपली एलेबोरेट कर लें। तो हमने फर्स्ट जो पॉइंट को आपको बताया था कि टैक्सेस क्या हैं, कर क्या है। करदाता SSC के बारे में हमने भी पूरी चर्चा कर ली, और हमने पर्सन्स के बारे में भी 7 टाइप ऑफ पर्सन्स, उनको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया। अब हम डिविडेंड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि डिविडेंड से तात्पर्य कंपनी के लाभ के ऐसे पार्ट से है जिसके अंशधारी हकदार हैं, लेकिन एक्ट की सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के द्वारा डिविडेंड शब्द के अर्थ को व्यापक बना दिया गया। इसके 5 प्रकार के वितरण या भुगतान को सम्मिलित किया गया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वितरण या भुगतान को सम्मिलित किया है हमने डिविडेंड के लिए, कि कंपनी के संचयिका लाभों का विवरण डिविडेंड माना जाएगा। शर्त है कि इस प्रकार के वितरण से कंपनी की संपत्ति में कमी होती है। कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को ऋण पत्र, पूंजी, ऋण पत्र, जमा पत्र, प्रमाण पत्र वितरण, पूर्वाधिकार अंशधारियों को अतिरिक्त लाभांश का वितरण, और कंपनी के परिसमापन के अवसर पर संचयित लाभों को अंशधारियों में भी लाभांश के अर्थ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये सब डिविडेंड की 3 प्रकार हमने पढ़े। चौथा है कंपनी द्वारा एकत्रित प्रॉफिट में से पूंजी को कम करके किया जाने वाला ऐसा वितरण लाभांश माना जाएगा, लेकिन ऐसी शर्त है कि उसी सीमा तक लाभांश होगा जहाँ तक 1 अप्रैल 1933 के ठीक पहले समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के पश्चात उत्पन्न होने वाले लाभ एकत्रित लाभ के रूप में कंपनी के अधिकार में है। किसी कंपनी द्वारा जो ऐसी कंपनी न हो जिसमें जनता किसी एक राशि तक शार्ता हितबद्ध है, चाहे वो कंपनी के परिसंपत्तियों के एक भाग का निरूपण करता हो या नहीं, तो किसी अंशधारक को अग्रिम धन या ऋण के रूप में दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसका कंपनी में कोई सार्वजनिक हित है या ऐसी कंपनी द्वारा व्यक्तिगत हित के लिए या उसकी ओर से उस पर हर तक कोई भुगतान जहां तक कंपनी किसी भी मामले में संचित लाभ रखती हो, जिसमें केस है CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस G नरसिम्हन, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1999, सुप्रीम कोर्ट 408।
इस केस में कंपनी ने अंशधारियों किए गए अग्रिम भुगतान को लाभांश माना गया और लाभांश में बताया गया कि क्या क्या सम्मिलित नहीं है। देयर वे आर नॉट अटैच्ड आर एज्यूम्ड इज़ नॉट एट डिविडेंड दैट हैव, ऐसे पार्ट जो कि बाबत पूर्णतः नकद प्रतिफल के वास्ते जारी किया गया हो, जहां अंश का धारक परिसमापन की घटना में अतिरेक परिसंपदा में भाग लेने का अधिकारी नहीं है। और दूसरा जो भी इनवैलिड है, जैसे कि किसी कंपनी द्वारा अपने कारोबार के सामान्य क्रम में किसी अंशधारी या संस्था को अग्रिम भुगतान या दिया गया ऋण उस दिशा में लाभांश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जबकि धन उधार देना कंपनी के कारोबार का सारवान भाग रह रहा हो उस केस में। और कोई भी भुगतान जो कि कंपनी हमारी किसी अंशधारी से कंपनी अधिनियम की सेक्शन 77A के उपबंधों के अनुसार में क्रय करने पर किया गया हो और डिविडेंड में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स? इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 के अधीन पूंजी संपत्ति से तात्पर्य निर्धारित द्वारा धारित किसी भी प्रकार की संपत्ति, चाहे वो उसके व्यापार व्यवसाय संबंधित हो या न हो, उससे तो मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार के संपत्तियां आ जाती हैं। संपत्ति को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसे साधारण प्राकृतिक अर्थ में लिया जाएगा। पूरी संपत्ति के अंतर्गत सदिच्छा प्रबंध, अभिकरण का अधिकार, भागिता में भागीदार का भाग, खदानों में पट्टे का अधिकार, उत्पादन और नियुक्ति आदि सम्मिलित होते हैं, लेकिन निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं पूंजी संपत्ति में कि व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य के लिए कोई व्यापारिक माल या उपभोग वस्तु, कच्चा माल निर्धारित, उस पर आश्रित उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु, वस्त्र, फर्नीचर, ये भी नहीं होगा। बाद में कृषि भूमि जो कर निर्धारण 1969 से 70 तक पूर्णतः निष्कासित रखी गई थी, लेकिन कर निर्धारण 1970 से 1977 के बाद में कृषि भूमि पूंजी संपत्ति की परिभाषा में केवल तभी निष्कासित की जाएगी जब वह अंतिम जनगणना के अनुसार 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका या छावनी क्षेत्र में स्थित न हो। इसके अलावा भूमि के ऐसे क्षेत्र में भी स्थित नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के नगरीकरण के संबंध में सरकारी गजट में सूचना द्वारा प्रकाशित किसी नगर पालिका या छावनी क्षेत्र की सीमा से 8 किलोमीटर की सीमा तक में स्थित हो और उसके बाद के संबंध में शामिल नहीं है पूंजी संपत्ति। तो 6.5 प्रतिवर्ष स्वर्ण पत्र 1977, 7% स्वर्ण पत्र 1980 या राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण पत्र 1980, ये सारे जो है पूंजी संपत्ति में नहीं है। इस प्रकार में टैक्सेशन लॉ के इस सभी 5 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहला बिंदु हमने वीडियो फॉर्मेट में शेयर किया है, उसके बाद दूसरा करदाता, फिर व्यक्ति, लाभांश और पूंजी संपत्ति, इन सभी की परिभाषाओं को हमने स्पष्ट किया है आपको ऑडियो फॉर्मेट में।